नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा और द ललन टॉप ये बातचीत कर रहा है कृष्ण कल्पित से, जो इसमें फ्रेम में है। कृष्ण कल्पित कवि हैं और मौका है, इसको मौका कहा भी जाए कि ना कहा जाए, इस पर आप एक संदेह कर सकते हैं। कवि, आलोचक और पत्रकार मंगलेश डबराल हमारे बीच नहीं है। 9 दिसंबर को एम्स में, रविवार को नहीं, दिल्ली के एम्स में 9 दिसंबर को उनका निधन होता है। लंबे समय से कोरोना से पीड़ित थे, कई बार बचाने की कोशिश की गई, अस्पताल उनके बदले गए, नहीं बच सके। ललन टॉप पर उनकी कविताएं और उनका पोएटिक जो जीवन था उसको कई बार कई तरीकों से सेलिब्रेट किया गया। मौका है कि उनकी मृत्यु पर उनको थोड़ा जाना जाए। कवि का निर्माण कैसे होता है, कवि को वैसे ही पुराने भदेश और भौंडे तरीकों से न याद करके कुछ आत्मीय तरीके से याद किया जाए, थोड़ी यादों के साथ याद किया जाए। इस क्रम में हम कृष्ण कल्पित से बात कर रहे हैं। कृष्ण कल्पित जी। जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कल्पित जी, मंगलेश जी से मुलाकात पहली कब हुई थी, कैसे हुई थी? आप एक बार फोन पे बता रहे थे मुझे। देखिए सिद्धांत जी, कि मंगलेश जी का जाना बहुत ही दुखद है और इस उम्र में, आज के वक्त में 72 वर्ष की उम्र कोई अधिक नहीं होती है। और जब वो पूरी तरह सहनशील थे, उस समय असमय चले जाना न केवल हिंदी कविता की, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय कविता की गंभीर हानि है। क्योंकि मंगलेश डबराल पिछले दशक में भारतीय कविता का एक चेहरा बनता जा रहे थे। जिन भारतीय कवियों को दुनिया में पहचाना जाता है, चाहे वो भारतीय अंग्रेजी में लिखने वाले हों, चाहे वो बंगाली में लिखने वाले हों, चाहे मराठी में हों, चाहे हिंदी के हों, तो उनमें से एक प्रमुख चेहरा मंगलेश डबराल का था। तो बहुत दुख है, कल से ही वो एक पूरे 10 दिन तक वो पीड़ा झेलते रहे कोरोना की, और कल उन्होंने अंतिम सांस ली। तो मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। और आपने पूछा कि मेरा और मंगलेश जी का कितना पुराना परिचय है। सबसे पहले हमारी मुलाकात 1980 में हुई थी। साहित्य अकादमी का एक पोएट्री वर्कशॉप आयोजित हुआ था चंडीगढ़ में। अच्छा। तो पहली मुलाकात हमारी राजेश जोशी से, अरुण कमल से, विष्णु खरे से, और भी बहुत सारे लोग थे, उनसे हुई थी। मैं तब एमए करके निकला ही था और मुझे भी उस पोएट्री वर्कशॉप में भाग लेने का अवसर मिला। अच्छा। पहली मुलाकात तो वहाँ हुई हमारी। उसके बाद वो लखनऊ से उनकी कहानी तो सब जानते हैं कि वो अमृत प्रभात से फिर जनसत्ता आ गए थे। तो 83-84 में जब जनसत्ता शुरू हुआ तो मैं रेडियो में काम करता था रांची। ओके। मेरी बहुत सारी रचनाएं उस समय प्रकाशित की, कहानियां, कविताएं, रिपोर्टाज और दूसरी भी चीजें। तो इस तरह एक परिचय का बना। और उसके बाद संयोग ऐसा बना कि मैंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और मैं भी दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली भी संयोग ऐसा हुआ कि पुष्प विहार में जहां मंगलेश जी का घर था, उसके पास ही हमें भी घर मिला। इस तरह मंगलेश जी से एक रिश्ता जुड़ गया। और उस समय मैं फ्रीलांसिंग करता था और जनसत्ता में लिखने का मुझे बहुत अवसर दिया मंगलेश जी ने। बल्कि अवसर ही नहीं दिया, वो 3-4 साल मेरे जो है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 86 की, 86 में, तब मंगलेश जी की उम्र होगी 37-38 वर्ष, मेरी होगी 30 वर्ष। मेरे से 8-9 वर्ष बड़े हैं मंगलेश जी। तो मैं तो एक बनता हुआ कवि था या रचनाकार था, लेकिन तब तक मंगलेश जी जनसत्ता के साहित्य संपादक थे और जनसत्ता हिंदी के इलाकों में एक नए प्रयोग के साथ बड़े सफल अखबार की तरह नवभारत टाइम्स के साथ उसकी प्रतिष्ठा पूरे देश में हुई। और उस प्रतिष्ठा में जो सर्वाधिक योगदान था वो उसके साहित्य और दूसरे सप्लीमेंट्स थे जो उसकी वैचारिक आधार था,
उसके आधार पे जनसत्ता का, तो उस जनसत्ता की टीम में मुझे उन्होंने लिखने के लिए शामिल किया। और उन 4-5 वर्षों तक हमारा लगभग दिन रात का साथ था। तब वो उनका पहला संग्रह आ चुका था, पहाड़ पर लालटेन, और मंगलेश डबराल सेलिब्रेटेड पोएट थे। मैं उनको सेलिब्रेटेड पोएट ही कहता था, वो नाराज भी हो जाते थे। सेलिब्रेटेड पोएट, सेलिब्रेटेड पोएट मतलब जिनका उत्सव मनाया जाए। और उन्होंने कहा भी एक इंटरव्यू में कि मुझे कविता को लेकर के कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। मैं पहाड़ से आया था 10-15 कविताएं लेकर के, जिसमें पहाड़ के अछूते बिंब थे, नया लोकेल था। और मेरा इलाहाबाद में भी स्वागत किया गया और दिल्ली में भी स्वागत किया गया। और उसके बाद उनकी पहली कृति आई पहाड़ पे लालटेन। और पहाड़ पे लालटेन ने जैसा इम्पैक्ट उस वक्त डाला, ये 80 के आसपास की बात है, हिंदी कविता पर, तो वो हम सब जानते हैं। तो उस जमाने से उसके बाद मैं बाहर भी रहा, लेकिन आते जाते रहे। मैं पटना रहा, रांची रहा, बनारस रहा। तो बनारस में हमारी मुलाकात हुई, पटना में हमारी मुलाकात हुई, रांची में हमारी मुलाकातें हुई, जयपुर में हमारी मुलाकातें हुई। और उसके बाद तो मैं फिर दिल्ली खुद ही आ गया था। तो 10-15 दिन तो हमारी मंगलेश जी से मेरी मैत्री और मेरे विवाद और हमारे झगड़ों का इतिहास लगभग 40 वर्ष पुराना है। आप लोगों के मतभेद और आपके झगड़े बहुत नाम ले लेकर गिनाए जाते हैं। नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वयं मैं मेरी कविता पर या मेरे लेखन पर अगर मैं मानूं कि कुछ लोग मेरे आइडियल रहे हैं जिनको देख करके मैं बना हूं, उनमें से एक मंगलेश डबराल भी रहे हैं। तो जिन मंगलेश डबराल को मैं जानता हूं, उनकी खुद की रुचियां इतनी परिष्कृत और इतनी रिजिड थी कि वो भी उसी लेवल पे विरोध करते थे जिनको वो पसंद नहीं करते थे। तो अगर मैं कहूं कि एक सच्चे कवि को कहीं अपने विचारों में, अपनी बातचीत में, अपने कुछ उसमें कहीं समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ कठिन बात भी हो तो वो कही जाए। तो अगर ये बात भी है, तो ये बात भी हमने अपने बड़ों से ही सीखी है, मंगलेश से ही सीखी है। मंगलेश जी ऐसी बातें ऐसे लोगों को कई बार बोल देते थे। बड़े किस्से हैं उनके पूरे दिल्ली में कि कैसे क्या है। तो ये कोई विवादों की बात नहीं है, कुछ चीजों के विवाद हो जाते हैं या कुछ हैं। मंगलेश जी सेलिब्रेटेड पोएट हैं और उनकी आलोचना भी हुई है, और वो अपनी आलोचना से विचलित भी हो जाते थे। मैं उनको कहता था कि एक कवि को अपनी आलोचना से विचलित नहीं होना चाहिए। तो बहुत लंबा हमारा साथ रहा। मैंने उस कवि की बुनावट को देखा। देखिए, मंगलेश जी जो हैं, मंगलेश जी की जो कविता है, वो मैं समझता हूँ कि उसको सही मायनों में हम प्रतिरोध की कविता अगर कहना चाहें, तो जो प्रतिरोध की कविता का शिल्प बड़ी जो उबड़ खाबड़ शिल्प हम देखते हैं, वैसा उनके यहाँ नहीं है। वहाँ बहुत ही कोमल, वहाँ बहुत ही महीन, वहाँ बहुत ही विन्यस्त किया हुआ प्रतिरोध, पारिवारिक बिंबों के जरिए, रोशनियों के जरिए वो अपना प्रतिरोध दर्ज करते हैं। ये जो दुनिया है, ये जो अन्याय की दुनिया है, ये जो पूंजीवाद की दुनिया है, और ये जो नई दुनिया हम बनाते जा रहे हैं, और जिस फासिज्म के खतरे को हम रोज झेल रहे हैं, उनकी छवियां उनकी कविता में बहुत तरल रूप से हमें दिखाई पड़ती है। इसीलिए वो मैं समझता हूँ कि वो 8वें दशक के जितने भी कवि हैं हिंदी के, वो सभी वैसे तो सेलिब्रेटेड कवि हैं हिंदी कविता में, चाहे वो राजेश जोशी हैं, चाहे अरुण कमल हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्र पति हैं, चाहे वो आलोक धनवा हैं। लेकिन देखिए कि इन सबके बीच भी हम अगर तुलना करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मंगलेश डबराल की आवाज एक शांत, धीमी, दृढ़ और विकल हमें नजर आती है। अलग मैं कहूँगा कि वो प्रोज पोएट हैं, गद्य कवि हैं, लेकिन मंगलेश डबराल की कविता में जितनी लिरिसिटी, जो लिरिक्स उनमें दबे हुए हैं, चीखों की तरह गान जो दबे हुए हैं, चाहे वो पहाड़ के दृश्य हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो स्त्रियों का जीवन हो, चाहे वो रात बहुत आती है उनकी कविता।
हाँ। तो वो सारी चीजें, तो वो अपनी पीढ़ी के एक अलग तरह के कवि हैं। और व्यक्तिगत जीवन में वो 18 वर्ष से लेकर के अभी पिछले वर्ष तक वो पत्रकारिता करते रहे। तो हम ऊपर से देखने पे लगेगा कि मंगलेश डबराल ने एक सुनियोजित जीवन जिया, नौकरी की और एक वहां से आए और सारी चीजें, लेकिन उनके भीतर एक तो महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं थी किसी भी चीज, पत्रकारिता चाहे वो नौकरियां हो चाहे वो हो, उस महत्वाकांक्षा को और इस लंबी साधना को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, जो मैंने बहुत नजदीक से देखा। और इसीलिए ऐसा है कि आज मंगलेश डबराल जो हैं, मैं समझता हूं कि हिंदी के सर्वाधिक अनुवाद जिन कवि के हुए हैं उनमें मंगलेश डबराल हैं। गद्य में उदय प्रकाश हिंदी में, और कविता में मंगलेश डबराल के जितने अनुवाद विदेशी भाषाओं में हुए हैं, मैं समझता हूँ किसी हिंदी कवि, न केवल उनकी पीढ़ी के कवि, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि किसी हिंदी के कवि के इतने व्यापक अनुवाद नहीं हुए हैं। कुंवर नारायण के भी हुए हैं, दूसरे कवियों के भी हुए हैं, वो सब मुझे ध्यान है, लेकिन अंग्रेजी में, जर्मन में, पोलिश में और भारतीय भाषाओं में इतने अनुवाद मंगलेश डबराल के हुए हैं कि उनकी कविता के पाठक, मैं समझता हूँ कि और उनकी कला में भी एक अंतरराष्ट्रीयता, कोई आलोचना का औजार नहीं है, लेकिन विश्व चेतना जिसको कहते हैं, जो विश्व चेतना हमें मुक्तिबोध में मिलती है, जो विश्व चेतना हमें राजकमल चौधरी में मिलती है जी, रेणु में आपको विश्व चेतना नहीं मिलेगी। तो मंगलेश डबराल की कविता में एक छुपी हुई विश्व चेतना, चाहे वो गांव के फूल पे ही कविता लिख रहे हो, चाहे टूटे हुए घर पे ये जो हाथ फैलाए खड़ा है ये मेरा घर है, एक पहाड़ के घर पे वो कविता लिख रहे, लेकिन उसकी परतों में, उसके अर्थों में कहाँ जाकर के, और एक ऐसे मानवीयता के विरुद्ध जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ वो जैसे टिप्पणी करते हैं, वो बड़ा दुर्लभ है। तो कहना चाहिए कि मानवीयता के जल से भीगी हुई कविताएं हैं मंगलेश डबराल की, बहुत तरल कविताएं हैं, बड़ी लिरिकल कविताएं हैं, और वो अपने हिंदी के तो अनूठे कवि हैं ही, और भारतीय भाषाओं में भी वैसे कवि कम ही अभी सक्रिय है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, कलवी जी, जब ये बातचीत हम कर रहे हैं तो हम कवि का निर्माण, जैसे ये बातचीत हो गई, कवि का आप पर इम्पैक्ट कैसा है, आप कवि को कैसे देखते हैं। साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि कवि का निर्माण कैसे होता है, और इसको जानने के लिए मंगलेश जी से जुड़े किस्से, जैसे आप बता रहे थे कि दिल्ली में उनके किस्से बहुत मशहूर हैं, तो उनसे जुड़ी कोई याद, उनसे जुड़ा कोई किस्सा, कुछ बातें जो बनाती हैं एक पोएट को पोएट, जो मंगलेश डबराल को मंगलेश डबराल बनाती हैं, हम वो आपसे जानना चाहेंगे। आप उन पर संस्मरण लिख चुके हैं, जलसा में प्रकाशित हुआ। उनकी जो कविता की पसंद थी वो बड़ी रिजिड थी, वो हर किसी कविता को पसंद नहीं कर सकते थे। अच्छा। हाँ, और उसमें वो इतने बेलाग ढंग से बोल देते थे, जैसे कि आप कविता लिखना बंद कर दीजिए। वो किसी को भी बोल सकते थे, मुझे भी बोल चुके हैं, वो बोल चुके थे आपको। विनोद भारद्वाज के घर पे एक पार्टी थी जहाँ फिर कवि गोष्ठी जम गई, सब पढ़ रहे थे, तो मैं भी जेब में रखता था कविताएं, तो मैंने सुनाई तो मुझे डांट दिया लगभग कि तुम्हारे से कविता नहीं है, तुम ये बंद करो, कविता नहीं लिख सकते। और ऐसा, मैं तो चलिए छोटा था, या किसी को भी डांट सकते हैं, लेकिन वो किसी को भी ये बात टेलीफोन पर भी बोल सकते थे। और उसके बाद ये सारी चीजें, एक बार खुशवंत सिंह को उन्होंने, खुशवंत सिंह जब सबसे पहले पेंगुइन के एडिटर थे, जब पेंगुइन ने सबसे पहले पेंगुइन इंडिया शुरू किया था, तो उसके सबसे पहले एडिटर खुशवंत सिंह थे। ओके। और उन्होंने हिंदी के कुछ नॉवेल्स के अनुवाद किए थे, तो उनमें श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी भी था, कुछ और भी उपन्यास थे हिंदी के, भीष्म साहनी का तमस भी था, कुछ और भी थे। तो मुझे उन्होंने कवर स्टोरी करने को कहा था, तो मैंने उस पर कवर स्टोरी की थी कि जनसत्ता में, कि हमारे गर्म मुल्क में पेंगुइन, उसका शीर्षक दिया था कि हमारे गर्म मुल्क में पेंगुइन। अच्छा। मैं खुशवंत सिंह का इंटरव्यू कर रहा था उन्हीं के टेबल पे बैठ करके,
तो मैं खुशवंत सिंह जी से बात कर रहा था कि ट्रांसलेशन की बड़ी भूल है और अच्छे नहीं हुई है ट्रांसलेशन, ऐसा कहा जा रहा है। ये मैं उनसे इंटरव्यू, शॉर्ट ऑफ इंटरव्यू कर रहा था जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो अचानक मंगलेश जी ने कहा कि कौन, खुशवंत सिंह जी बोल रहे हैं क्या, मुझे टेलीफोन दो। और उसके बाद वो अंग्रेजी में उनसे कि इतने पुअर अनुवाद आपने करवाए हैं, आपको कुछ आता भी है क्या नहीं, इस तरह से वो भड़क गए। मतलब खुशवंत सिंह जैसे आदमी पर, खुशवंत सिंह पर, हाँ से कम आपको हिंदी का तो कुछ है नहीं, इतने खराब अनुवाद आपने छापे हैं, क्या करेगा। तो इस तरह के जो प्रसंग हैं वो उनके जो किस्से हैं, शाम के किस्से हैं, पीने के किस्से हैं जैसे? और बैठकियों के किस्से हैं, यात्राओं के किस्से हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन वो बेलाग थे और बेलाग ढंग से अपनी बात कहते थे और उसमें कोई छुपी हुई विद्वेष या कोई पॉलिमिक्स करते मतलब इधर मैंने उनको 2-3 साल से, वो भी पॉलिमिक्स नहीं होती थी उनसे सदती नहीं थी पॉलिमिक्स, वो फंस जाते थे। मतलब वो कुछ पॉलिमिक्स में फंस जाते थे। मुझे तो एक मतलब किस्से पे याद आया, मैं यहाँ पे थोड़ा टोक रहा हूँ सर आपको। मुझे बनारस वाला किस्सा याद है जिसमें आप भी थे, मैं भी था बनारस में जब रामगढ़ घाट पे गए थे अपन। नहीं वो मुझे नहीं, मुझे वो गेस्ट हाउस वाला किस्सा याद आया। हाँ, गेस्ट हाउस में भी थे। रात में किसी बात पर, मतलब मंगलेश जी को आप शराब पीकर अगर आप बहस करें मंगलेश जी के साथ, तो मंगलेश जी बहुत देर बातचीत करते थे। मुझे इतना याद है कि वो बहुत देर लोगों से बातचीत करते रहते थे। लेकिन ये जरूर याद है कि एक आदमी था वहां पे, नाम किसी का क्या लेना है इस समय, लेकिन उन्होंने शराब पी और वो गुस्सा करने लगे। वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो गुस्सा करने लगे, उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकले और वो किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहे थे। वो ऐसे ही होता है ना, एक कोई व्यक्ति एक दुनिया को गाली देने लगता है, पूरे समाज को, सृष्टि को गाली देता है, तो वैसे गाली दे रहे थे। और मंगलेश जी तब तक बड़े शांत तरीके से सुन रहे थे। और जहां तक उन्होंने अगले को गाली देते सुना, उन्होंने यही सवाल किया कि आर यू पोएट, क्या आप कवि हैं? आप कवि नहीं हो सकते। उन्होंने सीधे यही कहा। एकदम इन सब चीजों से हल्का सा मुझे ध्यान पड़ रहा है कि वो गेस्ट हाउस में वो डाइनिंग टेबल के आसपास बैठ के और कुछ वो चला था। और उस दिन फिर रात को 1 बजे वो सोने गए बनारस में। तो आने से पहले इधर आओ और फिर मुझे चूम के इधर आई लव यू कल्पित और करके और फिर वो रूम में जा करके। तो ये जो उनकी जो शांति, उनकी जो निश्चलता, उनका जो वो सारी चीजें जो दिन में दिखाई, गंभीरता और एक कामकाजीपन, एक उबाऊपन उनके चेहरे पे जो सारा दिखता था, वो शाम को गायब हो जाता था। शाम को अगर कंपनी अच्छी है, जो बैठकी अच्छी है और बातचीत अच्छी है और सारी चीजें अच्छी हैं, तो उस जमाने में ये जो बैठकें होती है, चाहे वो चाय घरों में हो, चाहे वो कॉफी हाउसेज में हो, चाहे वो बार में हो, चाहे शाम को मिलने की हो, चाहे पेड़ के नीचे हो, यही व्यक्तित्व और लेखक या कवि के निर्माण की पाठशालाएं होती हैं। इससे हर आदमी गुजरता है और जितना गुजरता है उतना ही वो चमकता है, उसी से वो निकलता है। तो ऐसी पाठशालाओं में और उस समय वो उनका कलाओं में, सिनेमा में, उनकी कविता पे जो सिनेमा का जो स्पर्श है, सिनेमा और संगीत का जो है, उसका अभी ढंग से अध्ययन नहीं किया गया है कि वो किस ढंग से विन्यस्त है वहां पर। ये जो तारकोवस्की की फिल्में हमने साथ देखी, मैंने बड़े महान लोगों की फिल्में, मुझे मंगलेश जी तब प्रगति मैदान में एक थिएटर हुआ करता था, हंसतोनी वहां लगती थी, वहां ले जाते थे और एक बिंब पर, चाहे वो गोदार हो, एक बिंब, एक इमेज, वो जो इमेजेस थी। तो मैं कह रहा हूँ कि सिनेमा दुनिया का सर्वाधिक नई कला है। जो वात्स्यायन जो गिरा गए थे उसमें केवल एक ही एडिशन हुई है, सिनेमा कला, और कोई कला ऐड नहीं है। और सिनेमा ने आने के बाद दुनिया की तमाम दूसरी कलाओं पे जो असर डाला है, तो वो यूरोपियन पोएट्री पे तो डाला है। तारकोवस्की तो खुद कवि थे, उनके पिता कवि थे और बहुत सारे फिल्म मेकर्स और सारी चीजें। तो ये जो आपसी असर है वो हिंदी में अगर प्रत्यक्ष या सही ढंग से, मतलब उसके पॉजिटिव असर के साथ नजर आता है, पूरी आधुनिकता, मॉडर्निज्म और उस वेदना के साथ, तो वो ठीक मंगलेश डबराल में नजर आता है। उनके कंटेम्परेरीज में भी बिंब मिल जाएंगे, आलोक धनवा के यहाँ भी गाता हुआ राज कपूर मिल जाएगा, लैंप पोस्ट मिल जाएंगे, दूसरी स्मृतियां मिल जाएंगी, लेकिन उनका शिल्प के रूप में ऐसा गहराई से इस्तेमाल सिनेमा और संगीत का जो उन्होंने किया है,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो गद्य पंक्तियां हैं उनकी, लेकिन इतने लिरिक्स हैं उन पंक्तियों में कि वो उनको अपने समकालीनों से अलग करते हैं और महत्वपूर्ण बनाते हैं। मुझे याद आ रहा है, सिनेमा पर एक और बात याद आ गई मुझे कल्पित जी। मतलब अब तो हम फिल्में देखने लगे हैं, अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह आ गए हैं। पहले वर्ल्ड सिनेमा देखना या पायरेसी में मूवी डाउनलोड करना जो करते हैं लोग, बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो मंगलेश जी ने पता नहीं, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, पालिका में शायद एक दुकान थी, वहां से वो फिल्में बताते थे कि वहां वो मिलती हैं फिल्में। और ये आज से करीब 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब वो आती थी। हाँ, 10-15 साल पहले वो पालिका में वो बताते थे कि वहां से वो फिल्म ले लेना सिद्धांत, वहां से वो लेकर देख जाओ। क्यों उस समय दिल्ली आना होता था तो अक्सर यही बात होती थी। अभी तो हाल फिलहाल मेरी सितंबर में और अक्टूबर में एक बार उनसे फोन पर बातचीत हुई थी, आधे 1 घंटे की लगभग। और कुछ बातचीत थी जो अधूरी रह गई, वो पूरी, मतलब शमशेर पे जो काम कर रहे थे इधर बीच, वो पूरी बातचीत, वो शमशेर पे ही बातचीत हो रही तो रह गई थी। और जी फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, मैंने जो लिखा है उन पे जो चर्चित लेख था, कि लोग बागों का ये कहना है कि रघुवीर सहाय उनके प्रिय कवि हैं, मंगलेश डबराल, और वो अगर परंपरा से जुड़ते हैं तो रघुवीर सहाय से जुड़ते हैं। लेकिन मैंने अपने लेख में पूरी तरह से खंडन किया है कि अगर मंगलेश डबराल की अगर परंपरा कहीं से कोई जुड़ती है तो वो शमशेर से जुड़ती है, रघुवीर सहाय से नहीं। रघुवीर सहाय वो जोड़ के केवल इसलिए देख लेते हैं कि रघुवीर सहाय भी पत्रकार थे और मंगलेश डबराल भी पत्रकार हैं, लेकिन उनकी कविता की जब तुलना करेंगे तब रघुवीर सहाय और मंगलेश डबराल में कोई साम्य मुझे तो नजर नहीं आता है। जिस प्रजातंत्र की जर्जरता का गान रघुवीर सहाय के है, जहाँ जो जनमन का उबाल और जो सारी चीजें हैं वो यहाँ नहीं है। यहाँ तो बड़ी ठंडी चीजें हैं। अगर वो सही ढंग से अगर कोई परंपरा से जुड़ते हैं तो वो कला कौशल और कविता कला में शमशेर के नजदीक मैं पाता हूँ मंगलेश डबराल को। क्योंकि अगर मैंने उसमें लेख में भी लिखा है कि मंगलेश डबराल की कविताएं पढ़कर अगर कोई ये बताए नहीं कि उनका पेशा पत्रकारिता था तो कोई ये जान नहीं सकता कि ये कवि पत्रकारिता कर सकता, मतलब करता होगा। वो इतनी मतलब इतनी पवित्र कविताएं हैं, दुनिया से बचाई हुई और सारी चीजें हैं। तो इस तरह से भी नहीं है। उनके प्रिय कवि हैं, रघुवीर सहाय हैं, वो भी खुद भी मानते हैं सारी चीजें। और शमशेर पे वो जीवनी लिख रहे हैं, शायद रजा फाउंडेशन की लिख रहे थे, और या तो पूरी हो गई होगी या अधूरी छूट गई होगी। मुझसे तो आखिरी बार बताया था उन्होंने कि बहुत सारा काम बचा पड़ा है अभी सिद्धांत। हाँ, बचा पड़ा है। वो मंगलेश डबराल के काफी पीछे पड़ना पड़ता था काम, इस तरह का काम करवाने के लिए। वो टेबल वर्क बड़ी आसानी से रोज जा करके 10 घंटा उनसे जो है सबिंग एडिटिंग के मास्टर थे। वो टेबल पे बैठ के वो आपके कार्टून के तुरंत उसको करके उसका शीर्षक लगा के उसका ये लगा करके एडिटिंग में मास्टर है। लेकिन दूसरी तरह के काम करने के लिए वो आलसी है। क्योंकि जो दूसरे लोग थे, जैसे कि विष्णु नागर ने रघुवीर सहाय पे लिख भी दी और वो प्रकाशित भी हो गई, वो चर्चित भी हो गई, और इन्होंने अभी लिखा नहीं। लेकिन ऐसा ही होता है कि जब मंगलेश डबराल का यही काम किया, मैं समझता हूँ कि बहुत से काम अधूरे छूट गए उनका गद्य का काम संस्मरण भी आया है। लेकिन उनकी कभी इच्छा थी एक उपन्यास लिखने की, शुरू में बड़ी इच्छा थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक बार पहल में लिखा कि फकीर उपन्यास नहीं लिखते, इस तरह की कोई वाक्य लिखा उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उससे मुक्ति पा ली। लेकिन अभी मंगलेश डबराल को बहुत काम करना था। और विश्व के जो कविता के पाठक हैं, अभी मैं देख रहा था कुछ समय पहले ही कि विदेश के किसी कवि का श्रद्धांजलि आई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मंगलेश डबराल की ख्याति अब पूरी दुनिया में एक कवि के रूप में मौजूद थी। क्योंकि कवि की ख्याति क्या होती है क्या नहीं होती है, इसको जांचना बहुत मुश्किल है। ये कोई क्लिक और ये प्रोफेशनल और कॉमर्शियल इस तरह की चीजें नहीं है। उसको जांचने के लिए कि एक कवि कितना फैला हुआ है, किन किन भाषाओं में वो पहुंचा हुआ है, और जर्मनी से लेकर के, पोलिश में लेकर के, बांग्ला से लेकर के, पंजाबी में अभी प्रकाशित हुआ उनका।
तो वो वाइडली तो सेलिब्रेटेड पोएट थे। मंगलेश डबराल कभी उपेक्षित कवि नहीं थे, बल्कि उनका कहना था कि हिंदी ने मुझे बहुत दिया। अच्छा। और ये उनका अपना जवाबी वाक्य है कि मैंने कविता में बिल्कुल संघर्ष नहीं किया, बल्कि मेरा स्वागत किया गया 25-30 वर्ष की उम्र में। आप अंदाजा लगाइए कि जिस कवि को 25-30 में गंभीर कवि का दर्जा मिल जाए जिस भाषा में, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। कवियों के संघर्ष आपसे भी अछूते नहीं है कि जीवन भर नागार्जुन को तो 60 बरस तक कोई कवि मानने को तैयार नहीं था इसी हिंदी भाषा में या जिन भाषाओं में। तो ये बहुत अच्छी बात थी। अब उनके साथ जुड़े हुए बहुत प्रसंग हैं, बहुत यादें हैं। और अभी कोविड के पहले ही जयपुर में उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। वो किसी शादी समारोह में आए थे, तब उनसे भेंट हुई थी। उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो ये मंगलेश डबराल का न रहना हिंदी को, हिंदी भाषा को और कविता की जगह को बहुत दूर तक और देर तक सालता रहेगा। और उनकी कविताओं के पाठ बढ़ेंगे, उनके संस्करण होंगे। और मैं समझता हूँ कि चाहे मृत्यु, चाहे असामयिक है, चाहे सामयिक है या बुरी है या अच्छी है, मैं नहीं कहता, लेकिन यहाँ से मंगलेश डबराल के कवि की एक नई यात्रा शुरू होती है और वो उनकी कविताओं के जरिए ही वो यात्रा होगी। और मैं समझता हूँ कि मंगलेश डबराल का महत्व हिंदी में बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो एक खास किस्म की अंतरराष्ट्रीयता, ये भी शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ, उनके काव्य में थी। और वो इधर एक नई प्रचलित ग्लोबल पोएट्री के आसार भी दिखाई, जो सब भाषाओं में मुझे दिखाई पड़ते हैं कभी कभी, उसके भी वो कभी कभी मुझे नुमाइंदे लगते थे कि जिनको कि ग्लोबली जिनकी कविताओं की, जिनकी पंक्तियों की ग्लोबल अपील हो लिखते हुए ही, तो वो उन कवियों में से थे। और प्रतिरोध के कवि थे, खुद को मार्क्सवादी विचारधारा के साथ जुड़े रहे। वो जन संस्कृति मंच के साथ आजीवन जुड़े रहे और उनके संघर्षों में लगातार शामिल होते रहे। चाहे वो दिल्ली, तो गोरख पांडे का मुझे याद है, गोरख पांडे की शव यात्रा मुझे याद है। तब से लेके दिल्ली में कितने आंदोलन हुए, कितने विरोध प्रदर्शन हुए, कितनी अमानवीय घटनाएं हुई, उनके विरोध में कोई भी प्रदर्शन हुआ है तो उसमें मंगलेश डबराल जरूर रहे होंगे, और नहीं होंगे तो वो दिल्ली में नहीं होंगे। तो हर एक सचेत कवि थे और वैचारिक कवि थे, अपने विचारों पे दृढ़ कवि थे। और मेरा तो ये व्यक्तिगत हानि है, पूरे देश की हानि है, पूरी भाषा की हानि है मंगलेश डबराल का जाना। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है, विधान की। तो ये थे कृष्ण कल्पित, मंगलेश डबराल को अपने तरीकों से समझाते, बात करते, उनके बारे में चीज़ें साझा करते हुए एलन टॉप की पेशकश थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।